बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे और इसकी स्थापना करेंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो जो भी वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके समांतर अगर हम जाएंगे तो वो आपकी रहेगी अक्षीय स्थिति, और जब हम उसके लंबवत जाएंगे तो वो क्या रहेगी, निरक्षीय स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति की बात की गई है, तो हमने यहाँ पर एक चित्र लिया है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आपका ए बी है, और जिसमें ए बिंदु पर -q आवेश और बी बिंदु पर +q आवेश रखा हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई भी है। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में जो उसका मध्य बिंदु होता है उससे आवेशों की दूरी क्या रहती है, l रहती है दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर l, यहाँ पर भी l रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये बीच की दूरी आपको दी गई है कि r दूरी पर बिंदु P है। तो हमें सबसे पहले इन दूरियों को ज्ञात करना। तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से, ये आपका यहाँ पर लंबवत रहेगा। तो लंबवत रहने पर क्या होगा, अब ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √ में ये r जो लंब दूरी है और जो l है वो आपकी आधार दूरी, दोनों के स्क्वायर का योगफल √ में। जैसा इधर मान रहेगा वैसा ही मान इधर भी रहेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है दोनों में आवेश क्या है, एक तरफ A पर -q है और B पर +q है। अब दोनों ही दूरियां यहाँ पर हमने निकाल ली हैं। ये वाली दूरी आपकी AP रहेगी, इधर वाली BP रहेगी, और दोनों ही समान है, कितने के बराबर, √ में r² प्लस का l²। अब क्या करेंगे हम, -q आवेश के कारण, यहाँ देखिए -q आवेश रखा हुआ है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और ये चूंकि इस दिशा में है तो कौन सी हो जाएगी, E1 हो जाएगी। ठीक, E1 के लिए यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, 1/4πε0 × q/r², जो दूरी होती है उसका वर्ग। अब यहाँ पर दूरी क्या है, AP², तो यहाँ पर AP² का मान रख दिया जाएगा। तो 1/4πε0 × q/r का मान के जो r होता है दूरी, वो क्या है यहाँ पर √ में r² प्लस का l²। तो यहाँ पर हमने उसका मान रख दिया है और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि पूरी दूरी का वर्ग रहता है। और दिशा क्या रहेगी इसकी, PA दिशा रहेगी इसकी। अब हम इधर बिंदु B पर देख लेते हैं, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी, ये वाली। तो E2 बराबर 1/4πε0 × q/BP का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4πε0 × BP भी मान वही रहेगा, √ में r² प्लस का l²। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका मान रख दिया, और होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या रहेगी, BP की दिशा में। अब आगे आप जो है जब देखेंगे तो दोनों में ही मान समान आ रहा, देखिए यहाँ पर भी 1/4πε0 × q/√ में r² प्लस का l² का होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही E2 भी आपकी क्या रहेगी, 1/4πε0 × q/√ में r² प्लस का l² का होल स्क्वायर। अब दोनों के परिमाण तो समान है, परंतु इनकी दिशाएं दोनों की भिन्न है। अतः बिंदु P पर जो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए, वो क्या होगी, E1 व E2 के सदिश योग के बराबर होगी। अर्थात क्या हम कह सकते हैं उसको, E बराबर E1 प्लस का E2। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर इसके ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक में इसको वियोजित करेंगे। तो ऊर्ध्व घटक हमारे कौन से बन जाएंगे, एक बनेगा E1 sin थीटा और ऊपर वाला बन जाएगा E2 sin थीटा। क्षैतिज घटक में जब इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, एक बनेगा E1 cos थीटा, दूसरा बनेगा E2 cos थीटा। और यहाँ पर जो ऊर्ध्व घटक होगा वो परस्पर समान परिमाण में और विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि इनके जो क्षैतिज घटक होंगे अर्थात ये वाले, तो उनमें क्या होगा,
वो दोनों परस्पर समान दिशा में होने के कारण ही जुड़ जाएंगे। तो ऐसी दशा में क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, कैपिटल ई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि E1 और E2 जो है वो बराबर है, तो E1 और E2 दोनों जुड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, 2E1, और cos थीटा दोनों में वो कॉमन, तो कैपिटल E का मान क्या आया, 2E1 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, AOP में cos का मान निकाल लेंगे। AOP कहाँ है, AOP, इसमें जब हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आपका थीटा, और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो अब यहाँ से मान क्या आएगा, cos थीटा बराबर L/√R² प्लस का L²। अब क्या करेंगे, इस वाले मान को यहाँ पर E बराबर, अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 तो आपका वैसे रहेगा। E1 का मान क्या है, 1/4πε0 इंटू Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान हमारा क्या रहेगा, L/√R² प्लस का L²। अब उसके बाद E बराबर, इसको ये 2 हम जो है ऊपर ही गुणा कर देंगे सब में, 1/4πε0 इंटू 2LQ जो है वो मिल के 2LQ बना देगा। नीचे क्या रहेगा, अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा, तो R² प्लस का L², और यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/2, तो R² प्लस L² की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि 2LQ क्या बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण बनता है, तो 2LQ बराबर हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल p रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2LQ की जगह पर p रख दिया, और नीचे हल करेंगे तो R² प्लस L² की पावर, अब गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ पर 1 है घात, यहाँ पर आधी, दोनों जुड़ेगी तो 1.5 यानी 3/2। अब चूंकि जो L है उसका मान R की तुलना में बहुत ही कम है, तो जब हम L² लेंगे तो वो R की स्क्वायर की तुलना में बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, अर्थात इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, L² को 0 के समान मान सकते हैं, और 0 के समान मानने पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R² की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर गुणे में 2 है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका एक फार्मूला है कि A की पावर M, इसकी पावर N, तो ये बन जाता है A की पावर M इंटू N, और इस तरह से जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2 गुणे 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, R की पावर 3। तो यहाँ से E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R³ हो जाएगा। यही हमारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। तो इसका 1-2 बार आप रिवीजन करिए, हमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा, और आप इसका डेरिवेशन आसानी से कर भी पाएंगे। धन्यवाद।